Today we will talk about the second chapter of the standard 12, sexual reproduction in the flowering plant. तो बेटा पहले पैराग्राफ में कोई खास क्वेश्चन नहीं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट। बेटा फ्लावरिंग प्लांट की जगह पे मैं आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोलूँ तो भी चलेगा। इनफैक्ट इस चैप्टर में वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म ओनली। ओके, हाईली डेवलप्ड प्लांट जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, उनकी बात होती है, लेकिन इसको रिप्लेस किया जाए तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाएगा। दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बट विल टॉक अबाउट इट इन द थर्ड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11 इन द क्रैश कोर्स अगेन। देन diversity of the structure of inflorescence मतलब arrangement of flowers and floral plants show an amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of the sexual reproduction, that is fruit and seeds। तो बेटा ये और एक क्वेश्चन बना आपके लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड प्रोडक्ट क्या है, तो आंसर होगा फ्रूट एंड सीड। तो इसको भी अंडरलाइन करें। बेटा आप सब लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखे एज यूजुअल, आई टोल्ड मेनी टाइम्स टू यू, और इसको अंडरलाइन करें, यहाँ पे लिखे। एग्जाम के अगले दिन आपको ये सारी चीजें बहुत काम लग जाएगी। तो बेटा इतना करें आप। फ्लावर को हम डिफाइन किया था कि फ्लावर इज अ ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन को हम फ्लावर कहते हैं, आप जानते हो। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हो थैलेमस हुआ। ओके, थैलेमस हुआ। थैलेमस के अंदर की तरफ का लोअर पार्ट है, जिसको इन्होंने नेक्टेरिफेरस एरिया वर्ड इस्तेमाल किया है, जहाँ पे सिक्रीशन होते हैं पेटल्स के, जिसको आप नेक्टर कहते हो, तो वो यहाँ पर स्टोर होगा, इसलिए इसको नेक्टेरिफेरस एरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे बाहर की तरफ होता है कैलिक्स, जिसके यूनिट को सेपल कहते हो आप। फिर उसके अंदर की तरफ होता है कोरोला, जिसके यूनिट को पेटल कहते हैं। उसके बाद आता है एंड्रोशियम, जिसमें हम एंथर एंड फिलामेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अंदर की तरफ होगा गाइनेशियम, जिसको पिस्टल या कार्पेल भी हम कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इंक्लूड होता है, आप जानते हो। फाइन, दिस इज द थैलेमस। नीचे की तरफ होगा थैलेमस, और ये नीचे की तरफ होगा स्टॉक, जिसको पेडिकल या पेडंकल भी कहते हैं। देखो, much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। भाई कौन डिसाइड करेगा कि फ्लावरिंग होना चाहिए? तो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। बेटा हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये ऐसा एक पैराग्राफ है जो स्टूडेंट बहुत कम रीड करता है, क्योंकि जब कभी भी आपको थियोरी की एग्जाम होती है तो आप मेन क्वेश्चंस को ही रीड करते हो। ये जनरल टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की, और ये चीज पेपर सेटर को अच्छी तरह से पता है कि आप क्या नहीं पढ़ते। ओके बेटा, यदि आप क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा कि ये सारी चीजें जो ध्यान में नहीं होती आप लोगों की या स्टूडेंट्स की जनरल, तो आप क्लियर करो। सो रिमेंबर दिस थिंग, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस are responsible for the initiation and differentiation of the floral primordium development या flower development। इनफ्लोरेसेंस मतलब आप जानते हो कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहते हैं हम उसको। पहले फ्लोरल बर्ड होता है, उसमें से फ्लावर डेवलप होता है। इनफैक्ट आप जानते हो एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड इस्तेमाल करते हैं हम वर्ड्स का। ये एपिकल एंड एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं वही रिप्रोडक्टिव सीजन में फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, तो इसे भी याद रखें आप। Then this is the structure of stamen, microsporangium and the pollen grain। एंथर, ये देख रहे हैं आपको दो लोब्स होते हैं। ओके, बायलोब स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरफ का लोब है, ये दूसरी तरफ का लोब है। ओके, हर एक लोब में डायथेसियस कहा गया है इसको, ईच लोब इज डायथेसियस। ओके, मतलब ये एक थीका और ये एक थीका, थीका मतलब कैविटी। ओके, सो हर एक लोब में दो थीकस है, इसलिए डायथीकस इसको यहाँ पर कहा गया है, आप जानते हो। फाइन, तो बायलोब्ड होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर, हर एक लोब के अंदर दो थीका होती है, इसलिए उसको डायथीकस कहते हैं। तो दिस इज कॉमन थिंग, यू नो इट वेरी वेल।
बायोलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पर हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसको हम कहते हैं साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे यहाँ पर कहा गया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी बेटा लोग। ओके, तो याद रखें हर एक के अंदर, हर एक लोब में ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। जिसको आगे थीका कहा ना बेटा, वही माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये फंक्शनल वर्ड है। ओके, ये स्ट्रक्चरल और ये फंक्शनल दोनों सेम ही हुए भाई। थीका के अंदर ही तो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, ऑब्वियस बात है ना। देन पोलेंसेक, इसका और एक नाम पोलेंसेक भी तो है, कि माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो या पोलेंसेक बोलो। ओके, इनिशियली माइक्रोस्पोरेंजिया, बट जब उसके अंदर पोलन ग्रेन बन जाएंगे तभी उसी को क्या नाम दे दिया? पोलेंसेक। तो बेटा ये ऐसे देखा जाए तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, सेम वर्ड्स हो गए बेटा, ध्यान रखिए इसको। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लोब स्ट्रक्चर आप जानते हो अच्छी तरह से। ओके, 4 लोब स्ट्रक्चर हम इसको यहाँ पर कहते हैं भाई। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? तो एपिडर्मिस होगा, फिर एंडोथेसियम होगा, उसके बाद मिडल लेयर एंड देन द टेपेटम। बेटा टेपेटम में 2 तरह के सेल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो रेनुकाइट्स है वो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ये चीज। टेपेटम हैविंग सिक्रेटेड सेल एंड अमीबॉइड सेल, 2 टाइप ऑफ cells are present in the tapetum which mainly concern with the secretion of enzymes as well nutritive substances। तो टेपेटम का ये रोल होता है। टेपेटम जो है वो सिक्रीशन करेगा, तो जिसको इनिशियली स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं, वहीं पे बन जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वही इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म पोलन ग्रेन टेट्राड। तो ये सीक्वेंशियल वर्ड्स है। आपके पास मेरा फ्लो चार्ट भी होगा आपकी नोट्स में। ओके, जो लोग मेरे से पढ़े हैं उन लोगों के पास ये है ही, तो उसमें भी देखना, ये बहुत आसान हो जाएगा आपको लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए। तो स्पोरेंजियस टिश्यू में से ही बना माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ तो बने माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड के सराउंडिंग में क्या होता है? तो सेलोज की एक सेल वॉल होती है, CALLOSE, सेलोज की सेल वॉल है। और सेलोज की सेल वॉल जो है उसको डिसइंटीग्रेट करना है, तो इसीलिए टेपेटम में से सेलेज एंजाइम भी तो रिलीज होता है, CALLASE, सेलेज एंजाइम, जो टेपेटम में से ही रिलीज होता है। तो ये चीज भी आप जानते हो। सेलेज एंजाइम क्या करेगा? पोलन ग्रेन टेट्राड जो था उसके सराउंडिंग में जो वॉल थी उसको डिसइंटीग्रेट करेगा, ताकि चारों के चारों पोलन ग्रेन एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ऑब्वियस बात है, टेट्राड जो है वो पोलिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हर एक पोलन ग्रेन को सेपरेट होना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, याद है आपको बेटा। यहाँ पे ये पोटेंशियल पोलन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल पोलन? इट्स नॉट पोलन ग्रेन बट इट इज सिनोनिम फॉर द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, PMC के लिए ये सिनोनिमस वर्ड है पोटेंशियल पोलन, जिसको कहते हैं, याद रखें बेटा आप लोग। ओके, आई रिपीट अगेन, पोटेंशियल पोलन क्या होता है? पोटेंशियल पोलन इज इटसेल्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल, PMC जिसको हम कहते हैं, इट्स अ सिनोनिम फॉर द माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज पोटेंशियल पोलन। तो ये चीज भी आप जानते हो। यहाँ पर पोलन ग्रेन की बात की जाए तो पोलन ग्रेन समझते हो आप लोग, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं। इसका शेप वेराई होता है अलग अलग प्लांट में, अलग अलग स्पीशीज में, साइज एंड शेप ऑलवेज वेराई होगा। पोलन ग्रेन की यदि बात की जाए कितना साइज है तो 25 से 50 माइक्रोमीटर, इसको आप याद रखें, ये बहुत दफा गुडसेट लेवल पे पूछा गया है। मैं रिपीटेडली बताता हूँ कि गुडसेट में 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही होगा। यदि आप पुराने पेपर सॉल्व करते हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर, तो ध्यान रखें। हमने बात की यहाँ पे पोलन ग्रेन के साइज की। देन एक्साइन और इंटाइन की बात होती है। एक्साइन आउटरमोस्ट लेयर स्पोरोपोलेनिन, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्पोरोपोलेनिन जिसको कहा गया है, ऑर्गेनिक मटेरियल हम जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन को। ओके, याद रखिए इस चीज को भी आप, जो रेजिस्ट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, टेम्परेचर हाई हुआ या स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ या अल्कलाई हुआ, इसके सामने विथस्टैंड रहता है, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता।
तो स्पोरोपोलिनिन के बारे में था। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन हम बोलते हैं कि पोलन ग्रेन कैन एक्ट और रिमेन एज एन फॉसिल। वह फॉसिल की तरह से भी पोलन ग्रेन हमेशा रह सकता है क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। देन जहां पर एग्जाइन के ऊपर स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा उस अपर्चर को जर्मपूर हम कहते हैं बेटा। तो जर्मपूर क्या है ये भी आप समझते हो। देन इंटाइन इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये लास्ट 2-3 साल में 2 दफा पूछा गया क्वेश्चन है। इंटाइन का कैसे फॉर्म होता है, तो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, दिस इज अगेन द कीवर्ड। देन पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल जिसको कहा गया है। बेटा 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उस मैच्योर पोलन ग्रेन को हम वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल 2 सेल स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट बुक में। वेजिटेटिव सेल जो लार्ज साइज का होता है, ओके, जिसमें अबेंडेंट फूड रिजर्व है, इरेगुलर शेप का होता है, इट इज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। सो प्लीज बी केयरफुल, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए ओवरसाइट हो जाएगा, स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का, ओके। जनरेटिव सेल स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सेल खुद स्पिंडल शेप का होता है जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये स्पिंडल शेप का ही सेल तो है बेटा, ओके। इन द डायग्राम मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है आप देख सकते हो ये वेजिटेटिव सेल हुआ ऊपर की तरफ। इनफैक्ट ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पे देखा जाए तो ये पोलन टेट्राड है, ये सेलोस की सेल वॉल है सराउंडिंग में, टेपेटम में से एंजाइम रिलीज होगा, ये चारों के चारों अलग होंगे। हर एक की बात करें उसमें एक न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, वैक्यूल भी फॉर्म हुए हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये देखो ए सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, और एक में से 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई बनेगा, एक लार्ज एक स्मॉल, ओके। बेटा अब ये क्वेश्चन पूछूं, सिर्फ इसी को मैंने स्कैन करके आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई ये काहे का डायग्राम है, ओके। तो सिंपल बहुत सारे बच्चे पोलन ग्रेन लिखेंगे, फाइन। क्या है ये? इनफैक्ट स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पोलन ग्रेन। आपको इसका सब टाइटल एनसीईआरटी में क्या दिया है, ओके, इट इज द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू द पोलन ग्रेन। तो ये मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जनरली स्टूडेंट्स याद ही नहीं कर पाते एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के कि भैया क्या डायग्राम है, ओके, कौन सा डायग्राम है ये बच्चे भूल जाते हैं टेंशन की वजह से या कभी देखा ही नहीं उसकी वजह से। तो बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज करें, इसको समझे। यहाँ पर और चीजें 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्ट्रक्चर में ही होता है। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि सर 60% होता है 2 सेल, लेकिन बाकी के अंदर 3 सेल स्ट्रक्चर भी तो होता है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल्ड होता है या 3 सेल्ड होता है, तो आंसर क्या लिखने का? तो बेटा आपको 2 सेल स्टेज ही लिखने का मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर, क्योंकि जो 3 सेल स्टेज है वो तो क्या होगा यहाँ पे, वो अलग अलग प्लांट में ये एज एन एडेप्टेशन होता है, कंडीशनल होता है। किसी भी क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया साफ साफ उसी को ले, आप खुद कंडीशन न बनाए, ओके। यदि क्वेश्चन पेपर सेटर को 3 सेल स्टेज वाला आंसर आपको पूछना है तो क्वेश्चन को उसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ओके। तो ध्यान रखिए मोस्ट ऑफ प्लांट्स में 60% प्लांट्स में 2 सेल होता है, आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा। देन पोलन एलर्जी की बात है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ये। पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जी और ब्रोंकल एफ्लिकेशंस होते हैं, मतलब सब कॉम्प्लिकेशन जिसको कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। फिर इसको याद रखें, पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है वो इंडिया में बाहर से मंगवाया गया था, इम्पोर्टेड वीट है ये, उसके साथ उसकी पोलन की वजह से पोलन एलर्जी इंडिया में बहुत से लोगों को होना शुरू हो गया था, उससे पहले नहीं था। तो पार्थेनियम कैरेट ग्रास, ओके, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद द इंपोर्टेड वीट मंगवाया, साथ में उन्होंने क्या भेजा, पार्थेनियम कैरेट ग्रास भी आया था वीट के साथ में। तो याद रखें इसको। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो याद रखें पोलन टेबलेट्स भी होती हैं। कौन इस्तेमाल करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए पोलन का कंजम्पशन करवाते हैं,
हॉर्सेस को करवाते हैं, ह्यूमन को भी करवाते हैं, याद रखें। ओके अब ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट को होता है कि सर स्पोरोपोलिनिन होता है तो इसका डाइजेशन कैसे होगा? तो बेटा स्पोरोपोलिनिन होगा इसलिए डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर जो जर्म पोर होता है तो जर्म पोर में से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इंटाइन जो सेलुलोज और पैक्टिन का बना है उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उसमें से सारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस निकाल लेंगे। पोलन ग्रेन के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके वो इजेशन के थ्रू एलिमेटिक एनालम से डिस्कार्ड हो जाएगा। देन पोलन वायबिलिटी की यहाँ पर बात है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग वायबिलिटी जो यहाँ पर आपको याद रखना है। इन सम सीरियल्स सच राइस व्हीट पोलन ग्रेन लूजेस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेन, राइस और व्हीट में 30 मिनट्स में, और मेंबर्स ऑफ रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई एंड सोलेनेसियाई के अंदर भी ऐसा ही होता है बेटा। ओके दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, तो ये चीज भी आप समझ सकते हो। देन यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन, बेटा मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके तो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम पोलन ग्रेन को, रिप्रोडक्टिव सेल्स को, या यहाँ पे लिखा है सीमेन या स्पर्म ऑफ एनिमल्स को स्टोर करते हैं। आगे के चैप्टर्स में मैंने इकोलॉजी वाले पार्ट में भी आपको ये बताया हुआ है, फूड प्रोडक्शन में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं बता दिया था आपको। ओके यदि आपने यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं लिखा तो प्लीज आप यहाँ पे मेंशन करें, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टोर किया जाता है, फिर वो पोलन ग्रेन हो या एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव सेल हो जैसे कि स्पर्म। तो याद रखें वहां पर सीड बैंक भी होता है जैसे पोलन बैंक है। बात पिस्टिल की शुरू करूं मैं, तो पिस्टिल जो है इट्स ऑब्वियसली मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहते हैं उसको। ओके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको कहा जाएगा। ओके बेटा अब ये क्वेश्चन हमने पूछा था एक दफा, पहली शायद इस चैप्टर की एग्जाम थी अभी क्रैश कोर्स वाली नीट की एग्जाम में, कि भाई विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन, इनफैक्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर भी था, पिस्टिल भी था, ओके एंड्रोशियम भी था एंड ऑल अबाउ था। तो बच्चे ऑल अबाउ लिखते हैं और फिर आप बोलोगे कि सर टेक्स्ट में आऊँ जापी है आंसर खोटो आप है। भाई एप्लीकेशन में कोई गलती नहीं होती कभी, ओके अंडरस्टैंडिंग में हो सकती है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि बेटा ऑर्गन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन में, विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तो फ्लावर ही लिखना पड़ेगा। ओके मैं गाइनेशियम आंसर चाहता हूं आप लोगों से, तो मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर बोलूं तो आप एंड्रोशियम लिखो, लेकिन मैंने क्वेश्चन में यदि ऐसा पूछा हुआ है, या मैंने मतलब कोई भी एनटीए वाला कोई भी पेपर सेटर, तो वो आपको पूछ रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये फ्लावर ही आंसर में आना चाहिए, हाईली स्पेसिफिक। मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो ये चीज भी आप जानते हो। मोनो मतलब सिंगल, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टीकार्पेलरी के अंदर ये यदि फ्यूज्ड हुआ स्टिल तो इसको सिंकार्पस कहते हैं। ओके और अलग अलग हुआ तो एपोकार्पस इसको कहा जाएगा। तो सिंकार्पस एपोकार्पस वर्ड के इस्तेमाल भी हम करते हैं यहाँ पर। ओके एपोकार्पस मतलब फ्री होते हैं सारे के सारे। अब सिंकार्पस के अंदर यहाँ पर और एक चीज मैं बताऊं लॉक्यूल्स के बारे में, ओवेरियन कैविटी। Okay, the basal bulge part of the pistil is ovary, that we know very well. Inside the ovary, there is a ovarian cavity is present. अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बेटा मल्टी कार्पेलरी है, सिंग कार्पस है, मतलब सारे फ्यूज्ड। तो आप जानते हो, मैं रिवाइज करवाऊँ आपको, याद करवा दूँ कि पिस्टिल बहुत सारे होंगी मल्टी मतलब, ओके लेकिन ओवरी तो एक ही होगी। यदि ये सिंग कार्पस है तो सिंगल ओवरी मैनी पिस्टिल्स। In the case of multicarpellary is this if it is syncarpus. Okay, तो याद रखें if I say ये ट्राइकार्पेलरी है, ट्राई मतलब तीन, कार्पेल तो ओवरी तो एक ही होगा, लेकिन लोक्यूल्स उसमें तीन होंगे। There are 3 locules ovarian cavity, क्योंकि ट्राइकार्पेलरी है ना। बेटा टेट्राकार्पेलरी हुआ तो सिंकार्पस है, एक ही ओवरी है, लेकिन ओवरी के अंदर 4 ओवेरियन कैविटी हो जाएगी। उसी तरह से if I say पेंटाकार्पेलरी सिंकार्पस तो उसका मतलब हुआ 5 ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो ये चीज आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बताई थी, ये चैप्टर पढ़ाया था पहली दफा तभी बताई, और आज वापस मैंने एक दफा आपको क्लियर करवा दिया। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, आप जानते हो, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी वॉल के ऊपर होती है, बल्ज होता है कुशन लाइक, दैट इज साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। बेटा ये डायग्राम
ओके, ये इनफैक्ट नॉट डायग्राम, फोटोग्राफ्स, ये अलग अलग प्लांट के हैं। ओके, क्या आपने इन प्लांट्स के नाम आपको पता है? आप खुद अपने आप से पूछे। यदि आपका आंसर हाँ पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो नीट का। और यदि नहीं पता तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अब अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने वाले हो, क्योंकि ये नाम बच्चे याद नहीं रखते। पहला हिबिस्कस दिया हुआ है आपको, द सेकंड वन इज अ पेपावर जिसको बोला हुआ है, फाइन, और थर्ड वन इज अ मिशेलिया जिसको कहा गया है। तो ये तीन अलग अलग प्लांट हैं, इसके आपको यहाँ पे कार्पेल्स दिए गए हैं। ओके बेटा, याद रखना आप एनसीईआरटी में यहाँ पर ही लिख लेना। ओके, फर्स्ट कौन सा है? तो भाई हिबिस्कस है। सेकंड वाला कौन सा है? पेपेवर है। थर्ड वाला कौन सा है? तो माइशेलिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तीन अलग अलग है, स्टिग्मा तीनों के, ये कार्पेल्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं लोग, तो याद रखिए इसको। ये आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल है। आपको मैंने 6 टाइप्स भी पढ़ाए हुए हैं रेगुलर लेक्चर्स में। 6 टाइप की ओव्यूल्स के अरेंजमेंट होती है। ओके, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब जिसके अंदर माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होगा वो एनाट्रोपस आप कहते हो, माइक्रोपाइल अपर साइड है। ओके, ये फिनिकल जो है इसको इस तरह से कॉइल कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है। मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज एन ओव्यूल। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया कहा गया है क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट्स बनते हैं या मेगास्पोर बनते हैं। तो इसको प्लीज याद रखें आप। ये क्वेश्चन हुआ वीट, पैडी, मैंगो, ओव्यूल्स में भी वन, लेकिन मैनी, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड में लार्ज नंबर्स होते हैं। ऑर्चिड आगे के चैप्टर में भी बात हो चुकी है और यहाँ पर वापस लास्ट में भी बात करते हैं। देन मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल इटसेल्फ, ये इसका सिनोनिम है, प्लीज ध्यान रखिए इसको। आप जानते हो कि भाई ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक फिनिकल। फिनिकल एक स्टॉक है जो ओव्यूल को और प्लेसेंटा को जोड़ता है। जहां पर वो ओव्यूल के साथ जुड़ा है वहां पे हाइलम होगा, इट्स अ स्कार। ओके, एक डाघो क्या है गुजराती में इफी से। तो ओव्यूल और फिनिकल के बीच में अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? फिनिकल बोलते हैं, याद रखें। हाइलम, हाइलम कहेंगे, याद रखिए इसको। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल, लिखा हुआ है ये बहुत क्लियरली यहाँ पर। Each ovule has one or two protective envelopes that is called integuments. 1 और 2 ज्यादा हो सकते हैं कभी कभार, तो इसको भी आप याद रखें। देन माइक्रोपाइल वर्ड का इस्तेमाल किया हमने कि माइक्रोपाइल जो है वो इंटीग्यूमेंट जहां पर नहीं होगा वो माइक्रोपाइल है बेटा। नीचे की तरफ का पार्ट एक्जेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज द चलाजा एंड। तो ये डायग्राम आपके पास होंगे मेरे नोट्स में, देखें तो ये सारे जो थियरी है उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया था बेटा, तो ध्यान रखिए इसको भी। यस, न्यूसेलस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्यूमेंट के अंदर की तरफ मास ऑफ सेल्स होता है, सेल्स, ये एक सेल नहीं है, मास ऑफ सेल्स बोला गया है न्यूसेलस, याद रखिए। इट्स अ टिश्यू। ओके, पैरेन्काइमेशियस टिश्यू है जिसमें फूड स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। पैरेन्काइमेशियस टिश्यू होती है, आप लिख लेना यहाँ पर। Then the cells have abundant reserve food material located in the nucellus is embryo sac and female gametophyte। आप जानते हो न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियो sac डेवलपमेंट होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं हम लोग कि मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी में से मेगास्पोर बनेंगे, आप जानते हो मेगास्पोर मदर सेल में से। ओके, मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। ये 4 मेगास्पोर में से 3 डिसइंटीग्रेट होंगे, एक ही एक्टिव होगा और इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम कहते हैं बेटा। ओके, तो याद रखिए इसको। इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 डीजेनरेट्स। Only the functional megaspore develop into the female gametophyte or embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. बेटा इस डायग्राम को याद रखें, माइक्रोपैलर एंड न्यूसेलस दिया हुआ है, ये लेबल अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर का नहीं। ओके, इसमें ये जो सेल बना ये मेगास्पोर मदर सेल बना, ये लाइन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, माइक्रोपैलर एंड है, न्यूसेलस के अंदर ये 2 मेगास्पोर डायड बना, पहले 2 सेल, 2 में से 4 सेल्स बनते हैं, मेगास्पोर टेट्राड हुआ, ये लीनियर अरेंजमेंट होती है, याद रखें। लीनियर मतलब एक ही लाइन में अरेंज है पूरे चारों के चारों मेगास्पोर। तो दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेवलपमेंट हो रहा है।
ओके 1, 2, 4 एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक यहाँ पर दिया हुआ है। पहले 1 में से 2 बनेंगे, 2 में से 4, 4 में से 8। ओके 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, आप लोग जानते हो, जिसमें से क्या होगा, ऊपर के 3 जो है उसके सराउंडिंग में सेल वॉल बनेगी, नीचे के 3 के सराउंडिंग में सेल वॉल बनेगा। सेल वॉल बनने के बाद उसको एंटीपोडल सेल बोला जाएगा। ऊपर की तरफ जहाँ पे माइक्रोपाइल होगा वहां पर उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा एग एपरेटस, जिसमें एक सिनर्जिड दो सिनर्जिड और एक एग सेल होगा सेंट्रली लोकेटेड, और 2 सेल जो सेंट्रल रीजन में होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई, उनके सराउंडिंग में कॉमन सेल वॉल हो जाती है। इसलिए सेल वॉल बनने के बाद इसको सेल कहेंगे। तो ये 2 न्यूक्लियाई से एक ही सेल बना, तो 8 न्यूक्लियाई थे और सेल तो 7 ही बनेंगे। ओके जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, जो डिप्लॉयड होगा क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, दोनों हैप्लॉयड है। आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि मेगास्पोर मदर सेल का म्यूसिस हुआ है और मेगास्पोर बने हैं, तो चारों के चारों मेगास्पोर हैप्लॉयड होंगे बेटा। एंड हैप्लॉयड मेगास्पोर अंडरगो मियोसिस माइटोसिस। आई रिपीट, जो सिंगल एक्टिव मेगास्पोर होगा इट अंडरगो माइटोसिस फॉर 3 टाइम्स, और 3 दफा माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पर, और सभी के सभी न्यूक्लियाई हैप्लॉयड ही होंगे, ऑब्वियस बात है। एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड्स, फिलिफॉर्म एपरेटस इज नथिंग बट अ सिनर्जिड्स में से ही बनता है। इसकी भी यहाँ पर बात की हुई है बहुत डिटेल में अच्छी तरह से, तो याद रखें 2, 4 और 8 न्यूक्लियाई। मैंने एक चार्ट आपको ड्रॉ करवाया था, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा कि एक सेल बनने तक कितने मियोसिस कितने माइटोसिस बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं। उसी तरह से पोलिन ग्रेन बनने तक कितने माइटोसिस कितने मियोसिस, ये क्वेश्चन भी होता है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। यदि मियोसिस कितने होते हैं ये पूछूं एक सेल बनने तक, तो आपने देखा कि एक ही मियोसिस हुआ यहाँ पर, द सिंगल मियोसिस, ओके, एंड 3 टाइम्स माइटोसिस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 माइटोसिस एक मियोसिस होगा, तब हमें एक एग सेल मिलता है। द सिनर्जिड्स हैव सेलुलर या स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इट्स अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग ऑफ द सिनर्जिड दैट कंस्टिट्यूट फिलिफॉर्म एपरेटस। तो याद रखें, विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। भाई पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स की तरफ खींच के लाने के लिए हमें इसकी हमेशा जरूरत होती है। देन पॉलिनेशन वाला टॉपिक आया। पॉलिनेशन बहुत सिंपल चीज आप जानते हो, जिसमें ऑटोगैमी की बात हो रही है, एक ही फ्लावर के अंदर होने वाले पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहा जाएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ऑटोगैमी के फेवर कौन करेगा, तो सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जब पोलन रिलीज होगा उसी टाइम पे स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाना चाहिए, रिसेप्टिव हो जाना चाहिए, तभी वो ऑटोगैमी पॉसिबल होगा, वरना नहीं। फिर यहाँ पे क्लस्टोगैमी की बात होती है। क्लस्टोगैमी मतलब जानते हो, बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाएगा, ऑटोगैमी को प्रमोट करता है। ऑक्सालिस वायोला, जिसको कॉमन पेंसी कहा गया है, ऑक्सालिस एंड कोमेलिना, ये 3 प्लांट के नाम आपको हमेशा याद रखने होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। इस प्लांट के अंदर 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगैमस जो अबव द ग्राउंड होते हैं एंड क्लस्टोगैमस जो अंडरग्राउंड होते हैं। बर्ड कंडीशन में ही होते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते, और कभी ओपन ही नहीं हुआ बर्ड तो पोलन ग्रेन अंदर ही रहेगा, वहीं पे पॉलिनेशन कर जाएगा, ऑटोगैमी ही हमेशा होगी। ओके, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन हम कहते हैं या जिसको हम जेनोगैमी कहते हैं, वो क्लस्टोगैमस फ्लावर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होता, बर्ड कंडीशन में रहता है। देन गाइटेनोगैमी मतलब क्या, भाई प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग ब्रांच के ऊपर से आ रहे हैं, तो इसको गाइटेनोगैमी कहा जाएगा। इसको याद रखें आप लोग। गाइटेनोगैमी के लिए हम बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है भाई ये, क्योंकि इंसेक्ट की या विंड की जरूरत पड़ेगी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाने के लिए। लेकिन सिमिलर टू, याद रखें पोलन ग्रेन जेनेटिकली ये सिमिलर टू ऑटोगैमी हुआ। जेनेटिकली सेम क्यों होता है, क्योंकि एक ही प्लांट है तो जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन तो हर एक फ्लावर में सेम ही होगा ना, इसलिए। तो ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है आपके लिए। जेनोगैमी बताया हमने कि 2 अलग अलग प्लांट है, तो जेनोगैमी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ओके, जेनेटिकली डिफरेंट आते हैं, तो ये सिर्फ इसी में पॉसिबल होता है, जेनोगैमी में। तो ये भी स्टेटमेंट को कंसिडर करें। विंड पॉलिनेशन में मोनोकोट प्लांट होते हैं, ये मैंने बताया था, आप लिख लेना फिर से।
जनरली मोनोकोट प्लांट ही होते हैं। पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में होती है, स्मॉल साइज में होती है, क्योंकि वेस्टेज की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा विंड पॉलिनेशन में होगी। ओके, पोलन ग्रेन जो होगा वो स्मॉल साइज में राउंड इन शेप होगा, तो ही वो विंड के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जाएगा। तो ध्यान रखिए बेटा, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर होता है ये। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है आपको, कॉर्न का एग्जाम्पल है, कॉर्न को दिया हुआ है आपको ये सारे इसके स्टिल्स आपको पता है। वाटर पॉलिनेशन में भी 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन। पहला ही स्टेटमेंट कि इट इज रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू 30 जेनेरा। भाई 30 जेनेरा में ही वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ओके, फिर यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद वेलिस्नेरिया हाइड्रा विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस, जिसको जोस्टेरा बोलते हैं, ये यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन करें। ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन फिर भी ये वाटर का इस्तेमाल नहीं करते ना। द फ्लावर्स इमर्ज अबाउट द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स और वीन। ओके, लाइक द मोस्ट लैंड प्लांट्स। भाई लैंड प्लांट जैसा पॉलिनेशन करता है ये, क्योंकि उसका फ्लावर अबाउट द वाटर लेवल होते हैं इसलिए। तो इसको भी याद रखें आप। वेलिस्नेरिया सबमर्ज्ड होता है, पानी के अंदर ही होता है। सी ग्रास में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट सी ग्रासेस, द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहेगा। पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर ओनली, वो भी वाटर के अंदर ही रिलीज हो रहा है। तो याद रखिए दोनों में क्या फर्क है, वेलिस्नेरिया में और सी ग्रास में। ओके, वेलिस्नेरिया में क्या होता है पता है आपको कि एंथर जो है, पोलन ग्रेन जो है अबव द वाटर सरफेस आएगा, और यहाँ पर सी ग्रास में क्या है कि पोलन ग्रेन रिमेन इनसाइड। तो ये फर्क होगा दोनों में, ध्यान रखें आप। अभी पोलन ग्रेन कैसी होती है इन द सी ग्रास, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता। तो पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ओके, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं, और यहाँ पे पानी के अंदर ही होते हैं, इसलिए पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। बेटा दिस वाज द क्वेश्चन अर्लियर इन द नीट, लास्ट 2-3 साल में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोलन ग्रेन का ये एडेप्टेशन है कि उसके सराउंडिंग में म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। देन ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन से बर्ड्स होते हैं। तो बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेब्स एंड मॉथ बर्ड्स में सनबर्ड और हमिंग बर्ड को याद रखें, आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन birds are the common pollinating agents. Then insects में particularly bees are the dominant biotic pollinating agent. This is again the question, dominant biotic pollinating agent कौन है। फिर ये एनिमल्स दिए गए आपको, प्राइमेट्स, लेम्यूर, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, गेंको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड की यहाँ पर बात हुई है। देन रिवार्ड की बात यहाँ पे करते हैं कि भाई एनिमल्स को या इंसेक्ट को कुछ रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए। तो व्हाट इज द रिवार्ड, तो भाई ऑब्वियस बात है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। तो इसको याद रखें आप लोग। ओके, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एमोर्फोफेलस की यहाँ पे बात है। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट हाइट, टॉलेस्ट फ्लावर है जिसमें पोलिनेशन होता है, दोनों स्पीशीज साथ में करेंगे काम। कि फ्लोरल रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, एग को ले करने के लिए जगह देता है ये। देन दूसरा यहाँ पे म्यूचुअलिज्म हुआ ये यूका के बीच में एंड मॉथ के बीच में। तो म्यूचुअलिज्म मतलब समझते हैं आप लोग, दोनों को एक दूसरे में से बेनिफिट मिलता है। मोथ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये लोग होते हैं। मोथ क्या करेगा, डिपोजिट करेगा एग्स इन द लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी, ओके, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। तो दोनों को बेनिफिट्स। बेटा फिर ये भी चीज मैंने बताई थी, इस पैराग्राफ को जनरली स्टूडेंट रीड नहीं करता। कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपैया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकलिप्टस एंड बनाना। तो ये प्लांट जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन वाले जेनोगेमी जिसको कहा था हमने। ओके बेटा, ये क्रॉस पॉलिनेशन वाले या जेनोगेमी वाले प्लांट है, याद रखें। फिर यहाँ पर और एक चीज है कि मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं हम। ओके, तो ये चीज भी यहाँ पर दी हुई है। ये पैराग्राफ में से ये 2 चीजें आप रीड करना, बाकी कुछ एक दफा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। इनफैक्ट ये क्रैश कोर्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ये तो पता चल ही जाता है आपको। एटलीस्ट इतना तो मिनिमम बेनिफिट है आप लोगों के लिए। और देख लेना बेटा 60 क्वेश्चन तो मिनिमम
आप काउंट करके आप खुद मेरे को बोलने वाले हो कि सर जो क्रैश कोर्स में आपने बात की थी उसी में से इतने क्वेश्चन तो हमें मिल गए। मिनिमम 60 बोल रहा हूँ, नोट डाउन करना कि भाई ये क्या है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को, इसलिए इसको आउटब्रीडिंग डिवाइस बोला गया है। भाई ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि यदि सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? आपने लिखा होगा यहाँ पर, नहीं लिखा तो अब लिखो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब द फ्लावर लूजेस एबिलिटी, इनफैक्ट प्लांट loses ability of sexual reproduction generation after generation। तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इसलिए होना चाहिए क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट क्या क्या करेगा? तो अलग अलग डिवाइस होते हैं, जिसमें नंबर 1, यहाँ पर नंबर 1 लिखा है मैंने आप लोगों को। इन सम स्पीशीज pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब जब pollen रिलीज हुआ तब स्टिग्मा एक्टिव ही नहीं था, रिसेप्टिव नहीं था। तो ये पहला केस आपको दिया है। Then second one यहाँ पर है, anther and the stigma are placed at the different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। भाई कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये दो चीजें थी, डिवाइस हुआ ये, प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी को। थर्ड नंबर पे ये दिया हुआ है आपको, जिसमें प्रिवेंट इनब्रीडिंग बाय सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होता है? तो ये भी जानते हो आप लोग कि भाई पोलन ग्रेन आ तो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन जर्मिनेट नहीं होगा पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ट्यूब बनेगी ही नहीं। और यदि पोलन ट्यूब बन भी गई तो क्या होगा? तो पोलन ट्यूब बनने के बाद वो जो है वो ओवरी के तरफ या ओविल की तरफ पहुंचेगी ही नहीं। तो ये चीज होती है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, प्रिवेंट करेगा सेल्फ पोलन को, ओके, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओविल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो ये चीज है। नंबर 4 में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लावर सीड में सेक्सुअल बन जाएंगे। ओके, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग होगा। यहाँ पे और एक एग्जांपल मोनेशियस प्लांट्स, ओके, कैस्टर एंड मीज दिया हुआ है। एंड डायोसियस प्लांट, डायोसी जिसको बोला गया है, मेल फीमेल अलग अलग डिफरेंट प्लांट के ऊपर, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन द पपैया। तो ये पपैया भी बहुत दफा खाया एनटीए वालों ने, आप भी ध्यान रखिए, इसको आपको भी खिलाया जाएगा शायद। पपैया डायसी या डायसियस प्लांट। पोलन पिस्टिल रिलेशनशिप में आप कंपेटिबल इनकम्पेटिबल पोलन की बात करते हो। इनकम्पेटिबल और कंपेटिबल पोलन मतलब क्या? एक ही स्पीशीज का हुआ तो उसको जर्मिनेट करने दो भाई। इनकम्पेटिबल मतलब कोई भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा के ऊपर आ तो गया, लेकिन जर्मिनेशन नहीं होगा भाई। तू आया तो ऐसे ही, लेकिन काम का नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम्पेटिबल होगा, अलग स्पीशीज का होगा। आप जानते हो अच्छी तरह से, टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है यहाँ पर। Okay, thus the dialogue is mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। तो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं। कहाँ पर होते हैं ये केमिकल्स? प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा। और वो आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है। यदि सेम स्पीशीज का होगा तो जर्मिनेट करेगा बिंदास, पोलन ट्यूब बनेगा। अलग स्पीशीज का होगा तो नहीं करने देता है वो। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन, मतलब पोलन को पहचानो, followed by promotion or inhibition of the pollen। ओके, तो इसको याद रखना है आपको। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो pollen pistil interaction क्या क्या होता है याद रखें। फिर इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि 10% शुगर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करो आप तो पोलन जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब बनता है। ये प्रैक्टिकल का बात है, लेकिन इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 10% शुगर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमेस्कुलेशन और बैगिंग आपको पता है। इमेस्कुलेशन इज अ रिमूवल ऑफ एंथर, बैगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग द स्टिग्मा। ओके, आपको डिजायर पोलन ग्रेन को ही पोलिनेट करवाना है, आर्टिफिशियल करवाना है, हाइब्रिड प्लांट बनाना है या सीड बनाना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस करवाई जाती है जिसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन आप जानते हो कि सिंगैमी होगा, जिसमें एक मेल गैमेट एक एक्सेल के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट बनेगा सिंगैमी। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं जिसको, जिसमें एक मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं या जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसके साथ फ्यूज होगा और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। द प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। जानते हो आप, ये फोटोग्राफ में दिया हुआ है आपको, दिस इज द फोटोग्राफ। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, पहले न्यूक्लियस उसके बाद सेल। ये सीक्वेंस याद रखने को बोला था मैंने कि जब
एम्ब्रियो डेवलप होगा तो पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए ध्यान रखने के लिए। ओके बेटा, ये लेबल करने में पूछ सकते हैं आपको, आइडेंटिफाई द लेबल, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस डायग्राम, व्हाट इज मेंशन ओवर हियर इन दिस। इसको भी याद रखें, फिगर में सब टाइटल कहते हैं हम इसको। एंडोस्पर्म के लिए दो मेन क्वेश्चन होते हैं, सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट मिल्क का एग्जांपल है कोकोनट वाटर, जिसको हम बोलते हैं भाई न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड जब कार्नेल बोलते हैं, मलाई बोलते हैं, व्हाइट कार्नेल, कोपरू इन गुजराती, ओके, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल। ये लेबल्स याद रखें। यहाँ पर ये एपिब्लास्ट है, ओके, इसका डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन एपिब्लास्ट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, सो प्लीज टेक केयर। आप मेरी नोट्स में भी इस चीज़ को देख सकते हो, एपिब्लास्ट मैंने नोट्स में भी है। रेनुकाइट्स एप्लीकेशन के अंदर जो नोट्स हैं, जो फ्लो चार्ट है, उसको भी एक आध दफ़ा देखे बेटा। आपने नोट्स बनाई हैं तो वेल एंड गुड, उसमें से देख लो, आपको ये सारे वर्ड्स भी वहाँ पर भी दिखेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस में मैंने बताया ग्लोबुलर और हार्ट शेप का होता है। यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो 4 सेल न्यूक्लियस, 4 सेल एम्ब्रियो को बोलते थे हम प्रो एम्ब्रियो, 4 सेल्स होते हैं प्रो एम्ब्रियो में, ओके। फिर मोनोकोट और डाइकोट में कोटिलिडॉन, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, ये सारे वर्ड्स हैं। हाइपोकोटाइल, रूट टिप, रूट कैप। मोनोकोट के अंदर स्क्विटेलम मतलब सिंगल कोटिलिडॉन विद द मोनोकोट प्लांट इज कॉल्ड स्क्विटेलम। यस, कोलेराइजा कोलेप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव पार्ट्स, आप जानते हो। रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा तो कोलेराइजा, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा तो कोलेप्टाइल। सीड में नॉन अल्बुमिनस या अल्बुमिनस सीड, जिसको हम दो पार्ट में बोलते हैं। नॉन अल्बुमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहाँ पे होगा, तो डाइकोट में होगा। पी और ग्राउंड एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन या एंडोस्पर्म परसिस्ट होगा, तो वो अलग एग्जिस्टेंस होता है मोनोकोट के अंदर, जिसको एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स को। बेटा वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। बेटा कैस्टर को याद रखना, ये डाइकोट है, मोनोकोट है, याद समझ लो, लेकिन इसमें फूड डेवलपमेंट जो है वो एल्ब्यूमिनस होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ कैस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पेरिस्पर्म, सबका फेवरेट क्वेश्चन, न जाने क्यों रिपीटेडली पूछा गया पेरिस्पर्म के एग्जांपल्स आपको। ब्लैक पेपर एंड बीट्स, ओके, बहुत 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 दफ़ा ये क्वेश्चन आया है, इस साल भी आ सकता है। ब्लैक पेपर एंड बीट्स याद रखें। पेरिस्पर्म रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस है वो। न्यूसेलस एक टिश्यू था, आपको पता है, मैंने बताया। यस, एम्ब्रियो में आइदर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसको डॉर्मेंसी कहते हैं आप लोग, और डॉर्मेंसी में से फेवरेबल कंडीशन क्या, तो एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट। डॉर्मेंसी में से एक्टिव होने के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पेरिकार्प जानते हो आप, वॉल ऑफ ओवरी। फिर ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट कहते हैं हम। भाई ट्रू फ्रूट मतलब क्या, ओवरी में से फ्रूट बना तो ट्रू, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट में से फ्रूट बनेगा तो फॉल्स। जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में थैलेमस जो है वो फ्रूट बन जाता है, थैलेमस के ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट, तो उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे हम। ये से कैस्टर का एग्जांपल है बेटा आपके सामने, सो इसको प्लीज ध्यान में रखें। ये डाइकोट दिख रहा है आपको, बीन वाला, ओके, ये लेबल्स याद रखना है। ये मेज है आपके सामने, पेरिकार्प वर्ड याद रखो। ये थैलेमस शो करता है एप्पल वाला, इस पार्ट को हम खाते हैं। यहाँ पे एंडोकार्प और मीजोकार्प वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, सो प्लीज इस लेबल को याद रखें। एशन जिसको बोला गया है इससे स्ट्रॉबेरी। आपको क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि स्ट्रॉबेरी कौन से टाइप का फॉल्स फ्रूट है, तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते टेक्स्ट बुक में नहीं, आप भी पूछो, टेक्स्ट बुक के बाहर का पूछो। भाई एशन ये फ्रूट का टाइप है, एशन, तो टाइप ऑफ फ्रूट इन द स्ट्रॉबेरी इज एशन, सो प्लीज टेक केयर। पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, बनाना सिंगल एग्जांपल इज गिवन। फिर ये कुछ हिस्ट्री आपको दी हुई है। लिपिनस, ये आपको याद रखना, द ओल्डेस्ट सीड का एग्जांपल है वायबल सीड, लुपाइन, लुपिनस। आर्कटिकस जिसका साइंटिफिक नाम है, टुंड्रा से मिला था, आर्कटिक टुंड्रा। और दूसरा है 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड मिला पाम, डेट पाम का, जिसका नाम है फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा। तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ओके। तो दोनों साइंटिफिक नेम लुपिनस आर्कटिकस लुपाइन का और फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा डेट पाम का, तो साइंटिफिक नेम याद रखें। एपोमेक्सिस की यहाँ पर बात है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल के ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो, तो एपोमेक्सिस जिसको कहते हैं हम,
ओके, पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो याद रखें यहाँ पे देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड इन सेवरल स्पीशीज। डिप्लॉयड egg cell is formed without reductional division and develops into embryo without fertilization। यहाँ पर मैंगो और साइट्रस का एग्जांपल दिया हुआ है। इन द मैंगो एंड साइट्रस क्या होगा, न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो साइट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो साइट एंड डेवलप एज एन एम्ब्रियो। ओके, न्यूक्लियस में से एम्ब्रियो बनने वाला एग्जांपल कौन से प्लांट में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन होगा। तो बेटा आप ध्यान रखें प्लीज, साइट्रस एंड मैंगो यहाँ पर आएगा आंसर में। सो प्लीज ध्यान रखें। उसके अलावा एक ही ओविल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाएगा। जनरली जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है ये। सो ध्यान रखें, आपने पढ़ा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कि एक ओविल के अंदर एक ही मेगास्पोर एक्टिव रहेगा। तो मोनोस्पोरिक 2 एक्टिव है तो डायस्पोरिक डेवलपमेंट, चारों के चारों एक्टिव है तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, और उसके इसके अंदर चारों के चारों मेगास्पोर एक्टिव रहे तो उसके अंदर हर एक में एम्ब्रियो होगा तो पॉलीएम्ब्रियोनी उसी को तो कहा जाता है बेटा। यहाँ पर एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि भाई हाइब्रिड वैरायटीज बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी कुछ ही जनरेशन के बाद अपने कैरेक्टर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को क्या कहा गया है, कभी हाइब्रिड सीड बना दी, उन्होंने ही किया। इनफैक्ट हाइब्रिड सीड बनाने के बाद उसमें एपोमिक्सिस को इंड्यूस करो। एपोमिक्सिस में मियोसिस होगा नहीं, गैमेट्स बनाने नहीं है तो मियोसिस नहीं होने, मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कैरेक्टर सेग्रीगेट भी तो नहीं होंगे। सो इन एपोमेक्टिक सीड क्या होगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी। तो हाइब्रिड बना दिया, उसके बाद उसी में एपोमिक्सिस इंड्यूस करवा दो तो सेम कैरेक्टर मेंटेन रहेंगे। यदि एपोमिक्सिस नहीं करवाते तो आपको हर कुछ सालों के बाद वापस हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि हाइब्रिड तो आपने इंड्यूस किया था आर्टिफिशियल क्रॉसिंग ओवर करवा के, इमेस्कुलेशन और बैगिंग से, तो वो कुछ जनरेशन तक चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एपोमिक्सिस करवा दो, उसमें हाइब्रिड बना दिया एक दफा, फिर एपोमिक्सिस करवा दो, तो जनरेशन टू जनरेशन ये काम हो जाएगा आसान, कैरेक्टर सेम मेंटेन होंगे। एपोमिक्सिस से पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजेनी के अंदर सेम टू सेम आते हैं। राइट, लास्ट में समरी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे बेटा। मैं बहुत दफा हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ कि समरी को कभी भी आप मिस ना करें, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें।